नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एक्सटेंड पे। आज हम बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली हमारी डेवलप की गई है हमारे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए। हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क प्रॉब्लम अगर देख लेते हैं तो हम लोग उसमें ये सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क प्रॉब्लम को हम लोग जनरली बेसिकली हम लोगों ने जो पहले लॉज सीखे हैं, ओम्स लॉ या फिर किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ के द्वारा ही हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन जब सर्किट्स हमारे कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ से सॉल्व करने पे हमारी जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है। उसी कैलकुलेशंस या कैलकुलेटरी वर्क को मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ थ्योरम्स बनाई गई हैं। उसमें से एक थ्योरम हमारी आज की सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थ्योरम है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के लिए। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली होती क्या है, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किन किन सिचुएशंस में हमें ये पता चलेगा कि हमें वहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करनी है। तो अब हम बात करते हैं कुछ सर्किट कंपोनेंट्स के बारे में। देखिए, हमारे पास ये कुछ सर्किट कंपोनेंट है। आज हम चलिए सर्किट कंपोनेंट को देखते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट सर्किट को देखेंगे। फर्स्ट सर्किट में हमारे पास 3 इम्पीडेंसेस हैं, Z1, Z2, Z3, और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं 2 EMF के सोर्सेज हैं, E1 एंड E2। E1 के कारण सर्किट में करंट बहने वाला I1 और उसके द्वारा I2। अब हम बात करते हैं अपने अनदर सर्किट की जो हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। ये देखिए 2 आपको सर्किट दिख रहे हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले की बात करता हूँ। इसमें हम लोगों ने एक सोर्स को E2 वाले को हटा दिया है, ओनली E1 को कंसीडर किया है, बाकी सब वही है, Z1, Z2, Z3। यहाँ पे हमने करंट के मैग्नीट्यूड को I1 डैश एंड I2 डैश ले रखा है। थर्ड सर्किट की अपनी बात कर लेते हैं। थर्ड सर्किट में हम लोग देखेंगे कि Z1, Z2, Z3 सब चीज़ें E1 को मतलब हमने हटा दिया है और E2 को हमने कंसीडर किया है। इसमें सर्किट के द्वारा बहने वाले करंट को हम लोग कहेंगे I1 डबल डैश एंड I2 डबल डैश। ये तो था हमारा सर्किट का डिस्क्रिप्शन। मैंने ये तीनों सर्किट इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ताकि मैं आपको आसानी से इसका स्टेटमेंट समझा सकूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ कि सुपरपोजिशन बेसिकली थ्योरम कहती क्या है। पहले मैं एक बार इसको रीड आउट कर देता हूँ कि थ्योरम कहती क्या है, फिर मैं आपको इसको हिंदी में बताऊँगा कि ये थ्योरम बेसिकली है क्या चीज़। तो देखिए, हम इसका स्टेटमेंट में in a network containing linear impedances and energy source, the current flowing at any point is the vector sum of the current that would exist if each source of the EMF were considered separately. All the other sources are being at that time bear their internal impedances. मैं एक बार अपने वापस अपने सर्किट की तरफ चलता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये क्या कह रहा है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी बेसिकली ये कहती है कि अब जैसे हमारे ये कोई सर्किट है जहाँ पे मोर देन हमारे 1 जनरेटर्स लगे हुए हैं। इस सर्किट में बहने वाली किसी भी पॉइंट पर अगर हम करंट की बात करें तो वो करंट किसके बराबर होगी, नीचे वाले सर्किट में जो हमने बनाया है इसमें जो करंट बह रही है और साथ ही साथ जो इसमें बह रही है, इन दोनों सर्किट में बहने वाली करंट के सम के बराबर हमारी ऊपर वाले सर्किट में बहने वाली करंट होगी। अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन के प्रूफ के बारे में। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो एज्यूम किया था, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोगों ने जो करंट माना था, जैसे कि जब हम पहला सर्किट लेंगे जहाँ पे हमने E1 और E2 सोर्सेज दोनों सोर्सेज को कंसीडर किया था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं व्हेन E1 एंड E2 सोर्स आर कंसीडर्ड। तब हमने करंट को क्या लिया था, देन करंट इज I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि हम लोगों ने करंट के मैग्नीट्यूड को क्या लिया था, I1 और I2। अब हम लोग अपने पहले सर्किट में किरचॉफ का लॉ लगाएंगे तो इससे हम लोग को 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। देखते हैं वो 2 इक्वेशंस क्या होती हैं। E1 इज इक्वल टू I1 Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3। इसको हम पहली इक्वेशन मान सकते हैं। दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, E2 इज इक्वल टू I2 Z2 प्लस Z3 प्लस I1 Z3।
ये हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ले ली। ये हम लोगों ने उस चीज़ की इक्वेशन लिखी है जब हम लोगों ने अपने सर्किट में दोनों ईएमएफ सोर्सेज यानी कि E1 और E2 का यूज़ किया है। अब हम अपने सेकंड सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे जहाँ पर हम लोगों ने केवल E1 को कंसीडर किया था। तो हम यहाँ फिर से देखिए लिखने जा रहे हैं, व्हेन E1 इज़ कंसीडर्ड, जब हम लोगों ने केवल E1 को कंसीडर किया था, देन हम लोगों ने करंट को क्या एज्यूम किया था, I1 डैश एंड I2 डैश, ये एज्यूम किया था। अब हम जब इसमें भी अपनी क्या कहते हैं किरचॉफ लॉज लगाएंगे तो हमें यहाँ पर भी दो इक्वेशंस फर्दर मिल जाएंगी। तो हमें क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू I1 डैश इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर I1 डैश एज्यूम किया है, I1 डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डैश Z3। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड। अब ज़ीरो इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोगों ने केवल अब यहाँ पर E1 ही किया है, E2 नहीं किया है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, I2 डैश Z2 प्लस Z3 प्लस I1 डैश Z3। इसको हम लोगों ने फोर्थ इक्वेशन ले ली है। अब हम लोग अपना जो तीसरा सर्किट है जहाँ पर केवल हमने E2 को कंसीडर किया है, अब हम उसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, when E2 is considered then current is I1 double dash and I2 double dash रिस्पेक्टिवली। अब फर्दर हम अपने थर्ड वाले में वो लगाने जा रहे हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले वाले में क्या आ जाएगा, ज़ीरो इसलिए क्योंकि अब हमने E1 का कोई रोल नहीं है, E1 ऑलरेडी हट चुका है, मतलब कि अपने इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस हो चुका है। अब हम लोग लगाएंगे जब, तो हमारा पास आ जाएगा I1 डबल डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डबल डैश Z3। इसको हम लोग 5 ले लेते हैं। अब फर्दर हम लोग का लगाएंगे तो E2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा I2 डबल डैश Z2 प्लस Z3 प्लस I1 डबल डैश Z3। ये हम पास 6 इक्वेशन ले लीजिए। अब हमारे पास 6 इक्वेशंस हो गई हैं, 6 इक्वेशंस हो गई हैं। अब हम लोग को इक्वेशन नंबर थर्ड और फिफ्थ को अब हम लोगों को एडअप करना है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5। अब हम थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन जो हमने पीछे सपोज की थी, अब हम उन लोग को उन्हें ऐड करेंगे। तो हमें E1 मिल जाएगा, E1 इज इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डैश प्लस I2 डबल डैश Z3। इसको हम लोग 7th इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। उसी तरह एक बार फर्दर हम लोगों ने भी यहाँ दो ऑड इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड किया था, थर्ड और फिफ्थ को। अब हम लोग यहाँ पर फोर्थ और सिक्स्थ को ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 6। तो हमें E2 का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा I2 डैश प्लस I2 डबल डैश Z2 प्लस Z3 प्लस I1 डैश प्लस I1 डबल डैश Z3। इसको हम इक्वेशन 8 ले लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन 7 और 8 आया है ये हमारी इक्वेशन 1 और 2 से आइडेंटिकल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 7 एंड 8 आर आइडेंटिकल विथ इक्वेशन 1 एंड 2। इससे हम लोग को क्या इक्वेशन मिल जाएगी, I1 इज इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश और I2 मिल जाएगा हमें I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। यही हम लोग को प्रूव भी करना था कि हमारे जो फर्स्ट सर्किट में बहने वाला करंट होगा
वो हमारा बेसिकली सम होगा अदर दो सर्किट में बहने वाले करंट के, जब एक बार में हम एक ईएमएफ का सोर्स को कंसीडर करेंगे। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हमारा ये थ्योरम प्रूव्ड हो चुकी है। अब हमने ये चीज़ सीखा। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखने वाले थे कि कैसे देखकर हम ये पता लगाएं कि हमें कहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करना है। तो सुपरपोजिशन का थ्योरम का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जिस भी सर्किट हमारे नेटवर्क में एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हो, वहाँ पर हम लोग हमेशा सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं।